औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है मैं आप लोगों के साथ जो है एरिस्टोटल की पोइटिक्स की टेक्स्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ और साथ ही साथ जो है इसका मैं आपको पर्टिकुलरली मीनिंग्स भी साथ साथ जो है वो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको करता जाऊँगा ताकि आप लोगों को टेक्स्ट पढ़ने में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। और अगर टेक्सचुअल रेफरेंसेस कहीं पे आ जाते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट तो वहाँ पे भी आप जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल्ड जो है इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, डिटेल्ड आपको टेक्स्ट का पता होना चाहिए ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे करता है तो आप उससे जवाब दे सकें। तो साथ साथ इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि व्हेन आई रीड आउट द टेक्स्ट तो आप लोगों को जो है उसका प्रोनंसिएशन सीखने में, एक्सेंट सीखने में भी जो है वो आपको हेल्प आउट करेगी ये चीज़। तो अरिस्टोटल की पोइटिक्स की टेक्स्ट जो है आपको कहीं भी अवेलेबल होगी। थोड़ा बहुत लफ्ज़ी इख्तिलाफ हो सकता है। जो बुक मेरे पास है ये किताब महल की बुक अवेलेबल है आपको मार्केट में, तो आप ये ले लें या आप फेमस की ले लें या आप वैसे भी ले लें। तो थोड़ा बहुत जो है आपको डिफरेंसेस, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में थी और वहाँ से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखी गई, तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं कि ट्रांसलेटर की वजह से अपनी जो वोकैबलरी है उसके मुताबिक उन्होंने वर्ड्स यूज़ कर लिए हैं वहाँ पे। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो ओवरऑल मीनिंग वही जाके बन जाता है। तो पहली जो टेक्स्ट है, जो पहला इसका जो सेक्शन 1 चैप्टर 1 एपिक पोइट्री ट्रेजेडी एंड कॉमेडी फॉर्म्स ऑफ इमिटेटिव आर्ट्स। पिछला जो लेक्चर है उसमें मैं बेसिक्स जो है आपको इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर चुका हूँ, आप वहाँ से सुन लीजिए। अब जो है हम इसकी टेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 द कॉमन फीचर ऑफ ऑल आर्ट्स इज इमिटेशन. The differences arise in their medium, objects, and manner of imitation, the place of rhythm, harmony, and language. तो ये पहले जो है उसने जो चैप्टर्स के बिगनिंग में आप देखेंगे कि हेडिंग्स जो चैप्टर्स की दी हुई हैं, ये असल में हेडिंग्स नहीं है एक्चुअली, ये उन्होंने बताया हुआ एक आउटलाइन है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं। तो आप इसको इतना बॉदर ना करें अगर आपको ये समझ नहीं भी आ रहा है तो। दूसरी चीज़ ये कि ग्रीक रेफरेंसेस, ग्रीक राइटर्स के रेफरेंसेस वगैरह कुछ चीज़ें मुझे जो है वो उसमें से स्किप करनी पड़ेंगी, बिकॉज वो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरी की पूरी चीज़ें बताऊं, और वो चीज़ें अननेसेसरी हैं। इतनी आपको उनको जानने की या डिटेल्ड जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको बता दूंगा या साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने पढ़नी है, तो आप सिर्फ उन्हीं पर फोकस करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ नंबर 1, our subject being poetry, I propose to speak not only of the art in general, but also of its species and their respective capacities, of the structure of plot required for a good poem, and likewise of any other matters in the same line of inquiry. Let us follow the natural order and begin with the primary fact. तो कहता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है पोइट्री है, और वो पोइट्री के बारे में जनरली बात करने नहीं जा रहा है, मगर उसकी स्पीशीज़, उसकी जो है जिस तरह से उसमें एपिक पोइट्री आ जाती है, ड्रामेटिक पोइट्री आ जाती है, तो मुख्तलिफ या कॉमेडीज़ जो है उनको किस तरह से लिखा जाता है, तो मुख्तलिफ आगे जो है लिटरेचर को डिफ़ाइन करेगा, वो आप देखेंगे वक्त के साथ। और उनका मकसद क्या होता है और प्लॉट में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एक अच्छी पोएम लिखने के लिए, किस चीज़ का ये प्लॉट, कैसा प्लॉट होना चाहिए, उसके ऊपर वो बात करने जा रहा है। और इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस जो है वो कहता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे क्वेश्चंस के साथ डील करूँगा। सेकेंड पैराग्राफ नंबर 2, एपिक पोइट्री एंड ट्रेजेडी एज ऑल्सो कॉमेडी, डायथ्रामिक पोइट्री हिम्स, जो उनके रिलीजियस सॉन्ग्स होते थे, एंड मोस्ट फ्लूट प्लेइंग एंड lyre playing are all viewed as a whole modes of imitation. इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें जो थी इमिटेशन में आती थी। इमिटेशन कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पिछला लेक्चर अगर आप सुन लेंगे और उसके बाद ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो वो कहता है कि सारी चीज़ें, जिस तरह म्यूज़िक जो है वो नेचर में एज इट इज़ एग्जिस्ट नहीं करता, प्लीजिंग साउंड्स होती हैं, कुछ साउंड्स होती हैं जो आपको प्लीजिंग नहीं लगती हैं। अब उनका कम्बिनेशन, रिदम, उनकी इंटोनेशन, वो अप्स एंड डाउन्स जो है, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं और उसकी जो समझ लें कि जो साउंड्स हैं उनके अंदर कोई ऊंची साउंड हो गई कि नीची साउंड हो गई, तो उनका रिदम, तो ये नोट्स वगैरह जो हैं। और दूसरी चीज़ ये कि रिदम ऑफ सिमिलर वर्ड्स, जो कि एक रेगुलर बीट देता है आपको, तो ये सारी चीज़ें जो है पोइट्री के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। But at the same time they differ from one another in three ways, either by a difference in their means, or by differences in the objects,
or in the manner of their imitations. 3 उसने पॉइंट्स दिए हैं. एक उसके वो कहता है कि मीन्स में, दूसरा ऑब्जेक्ट्स में उनका पर्पस क्या है, उनका मकसद क्या है, और तीसरा किस तरीके से पोर्ट्रे की गई है. मीन्स क्या है कि आप जो है वो एपिक पोइट्री ले रहे हैं, या आप जो है वो ट्रेजिडी लिख रहे हैं, या आप कॉमेडी लिख रहे हैं, आप क्या लिखना चाह रहे हैं, और पर्पस क्या है उसका मकसद क्या है, आपको जो वो आप राइटिंग लिखने जा रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है आपकी नज़र में. और थर्ड थिंग जो है उसमें वो क्या है कि उसका मैनर किस तरीके से आप जो है उसको पोर्ट्रेयल आपने किस तरह से किया. ये बाद में वो एक्सप्लेन करेगा इस चीज़ को भी. थर्ड पैराग्राफ. Just as form and color are used as means by some who, whether by art or by constant practice, imitate and portray many things by their aid, and the voice is used by others, so also in the above-mentioned group of arts, the means with them as a whole are rhythm, language, and harmony used, however, either singly or in certain combinations. अब यहाँ पे वो कहता है कि just as form and color are used as means by some, तो कहता है मीन्स के तौर पे आप फॉर्म और कलर, आप किसी चीज़ की पिक्चर बना रहे हैं तो आप वहाँ पे फॉर्म लेके आएंगे और कलर्स के ज़रिए आप डिपिक्शन देंगे. तो अब इसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि जो पेंटिंग्स हैं इनका बहुत क्लोज कम्बिनेशन है विद लिटरेचर, म्यूज़िक का भी और पेंटिंग्स का भी. तो किस तरह से पेंटिंग्स का, या जो बैकग्राउंड सीनरी होती है, या जो भी आपका बैकग्राउंड आपने देना है, या पेंटिंग्स, वैसे पेंटिंग्स जो हैं उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मसलन एक मरतबा इस तरह हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो कि अपने पेरेंट्स को लूज़ कर दिया उन्होंने, द डाइड इन द वॉर. तो क्या हुआ कि उन लोगों को फिर जिन लोगों ने समझ लें कि ऐसे जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जहाँ पे उन बच्चों को जो है उनकी परवरिश की जाए जो बच्चे बच गए थे. तो उस पर एक रिसर्च जो थी उसके मुताबिक उन्होंने ये बताया कि वो बच्चों को जब पेंटिंग्स बनाने के लिए दी जाती थी, उन्हें कहा जाता था कि ये चीज़ ड्रॉ करो, वो चीज़ ड्रॉ करो, तो ज़्यादातर जो लोग थे बच्चे, दे हैड लॉस्ट देयर सेंस ऑफ कलर. उनको कलर की सेंस ही नहीं रही थी. वो कहते हैं कि वो ज़्यादातर उनके सामने कलर्स भी होते थे ना, तो वो जो ड्रॉ करते थे वो ब्लैक एंड वाइट ड्रॉ करते थे. तो ये बड़ी स्ट्रेंज रिसर्च सामने आई. उन्होंने कहा कि अगर आप बहुत ज़्यादा डीप ग्रीफ से गुजरते हैं तो आप कलर्स देखना ही बंद कर देते हैं, आपको कलर्स नज़र ही नहीं आते दुनिया में. मे भी तवज्जो नहीं जाती है, या साइकोलॉजिकल ऐसा इफेक्ट होता है, या क्या, आई डोंट नो. तो उसके बाद जो है ये सिचुएशन हुई कि उन्होंने कहा कि जब उनको प्यार दिया गया, उनसे थोड़ी सी जब उनकी केयर की गई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी पेंटिंग्स के अंदर जो है, पिक्चर्स के अंदर, या जो भी वो कर रहे थे पेंसिल्स से या कुछ भी, तो उनके अंदर कलर्स जो है उन्होंने फिर डालने शुरू कर दिए. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च थी. इसी तरह से जब आप देखते हैं कि जो पेंटिंग्स होती हैं वो किसी भी ज़माने की डिपिक्शन भी करती हैं. मसलन अगर आप जो है वो मॉडर्न एज की 1920s की पेंटिंग्स देखेंगे तो उसमें जो ड्रेस कोड्स हैं, जो मर्द जो हैं वो ब्लैक ड्रेसेस में ऊपर हैट्स पहनी हुई हैं, जबकि वर्ल्ड वॉर्स के बाद जो है फैशन जब चेंज हुआ तो लोगों के ड्रेसेस और चीज़ें आपको डिफरेंट नज़र आएंगी. इसी तरह से जो लिविंग स्टाइल्स हैं उनके अंदर डिफरेंसेस आपको मिलते हैं. दरख्तों पे पत्ते दिखाए गए हैं या नहीं दिखाए गए हैं, उससे ऑब्वियसली डिफरेंट मीनिंग आता है. क्लाउडी एटमॉस्फेयर है या सनलाइट दिखाई गई है, या क्या किस तरह की डिपिक्शन की गई है, तो उससे आप बहुत सारे मीनिंग्स जो हैं वो लेते हैं पेंटिंग्स के अंदर. उसके बाद जो है वो कहता है कि and the voice is used by others, so also in the above mentioned group of arts, the means with them as a whole are rhythm, language, and harmony used, however, either singly or in certain combinations. अब दूसरी चीज़ जो है जिसको अब लिटरेचर का, उस वक्त मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि कोई नाम नहीं था. लिटरेचर जो था इट वाज लाइक कुछ भी, उसको कोई प्रॉपरली नेमलेस आर्ट है, वो कहता है, आगे बताएगा. तो उसका कोई नाम नहीं था प्रॉपर कि क्या नाम दिया जाए लिटरेचर को. तो कहते हैं कि एक लैंग्वेज, रिदम और हार्मनी का मैं आपको बता चुका हूँ कि जो साउंड्स की जो कम्बिनेशंस हैं उनको हार्मनी, रब्त जो है उसके अंदर एक कांस्टेंट जो है एक रब्त आ जाए तो वो हार्मनी कहलाएगी. और इसी तरह से जो लैंग्वेज के अंदर रब्त आएगा कि राइम स्कीम आ रही है, एंडिंग वर्ड सिमिलर आ रहे हैं पोइट्री के अंदर या कुछ भी, तो वो राइम स्कीम हो जाएगी,
जिसको आप कहेंगे मीटर या रिदम। और लैंग्वेज जो है इटसेल्फ ऑब्वियसली आप जब भी कोई लिटरेचर में कोई भी चीज़ लिखेंगे तो आप लैंग्वेज ऑब्वियसली यूज़ करेंगे। प्रोज राइटिंग उस वक्त चल रही थी, पोइट्री चल रही थी, और तीसरा ड्रामा चल रहा था, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। पोइट्री में भी काफ़ी किस्म की जो है वो पोइम्स थी, रिलीजियस सॉन्ग्स उनके थे। इसी तरह से एलिजीज़ जो लोगों की डेथ्स पे लिखी जाती हैं मॉर्निंग के लिए। और इसी तरह से जो है वो तीसरी चीज़ क्या थी कि ट्रेजेडीज़ एंड कॉमेडीज़ या एपिक पोइट्री। एपिक पोइट्री जो कि लॉन्ग जो है पोइम है एक एडवेंचर्स के बारे में, एक हीरो के किसी के भी एडवेंचर्स के बारे में एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम। नैरेटिव पोइम क्या होती है कि जिसमें कोई एक बंदा स्टोरी सुना रहा होता है, उसको नैरेटिव पोइम कहा जाता है। A combination of rhythm and harmony alone is the means of in flute playing and lyre playing. अब वो कहता है कि कम्बिनेशन जो है रिदम का और हार्मनी का। रिदम क्या है कि रेगुलर बीट आ रही है, और हार्मनी अप्स एंड डाउन्स, नोट्स जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, साउंड्स कुछ स्लो हैं, कुछ काइंड ऑफ कि जो आपकी कुछ श्रिल साउंड्स हैं, कुछ ड्रम बीट्स हैं, उनमें ऊपर नीचे जो आवाज़ हो रही है कि जिसको आप कहें कि किसी की लाउड आवाज़ हो रही है किसी की, तो वो हार्मनी में आ जाएगा। रिदम है कि बार बार रेगुलर बीट कि ड्रम जो है वो बज रहा है तो उसकी एक रेगुलर बीट आ रही है कि आपने दो दफ़ा टैप किया और उसके बाद सिंगल टैप किया, फिर दो दफ़ा टैप किया, फिर सिंगल टैप किया, तो एक रिदम चल पड़ेगा उससे। फ्लूट में भी इसी तरह से है कि आप जो है वो अपनी उंगलियों को, अब ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे आप अगर इन पे गौर करें तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आएगी, और वो क्या सामने आएगी कि फ्लूट प्लेइंग जो है, और ये कई इलाकों के जो थे मुख्तलिफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिस तरह से एंशियंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो इंडिया के थे उसमें सितार जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, ड्रम्स जो हैं जो कि ढोल आप कहते हैं, तबला है, फ्लूट है, बांसुरी, और उसके अलावा जो है कुछ चीज़ें जो थी जो कि वेस्ट में थी, जिस तरह हार्प। तो हार्प की ही फॉर्म है जिसे लायर कहते हैं। लायर जो है वो यू शेप्ड होता है, इस तरह से यूँ, और बीच में स्ट्रिंग्स लगी हुई होती हैं, और उनको आप उंगलियों से जब प्ले करते हैं तो डिफरेंट साउंड्स देती हैं। जल तरंग होता था जिसमें मुख्तलिफ पानी के वाटर जो बोल्स ले लेते थे, और उसके बीच में पानी की मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ भर के उसके बाद जो है उस पर छोटी छोटी लकड़ियों से जो है उनको बजाते थे, तो मुख्तलिफ साउंड्स प्रोड्यूस होती थी। तो ये जो है मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट थे। रुबाब था जिस तरह चाइना में या पठानों में जो है आपके जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में पाकिस्तान में, तो उनका जो है वो रुबाब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। या वहाँ पे जो है मुख्तलिफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आप देखेंगे कि हर इलाके के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं या साउंड्स जो हैं, प्लीजिंग साउंड्स, जो चेंज हो जाती हैं। अरब की डिफरेंट है, वायलिन जो है वो वहाँ से वेस्ट से आया, गिटार वहाँ से आ रहा है, तो ये मुख्तलिफ जो है फिर बाद में जो है मिक्सिंग हुई इनकी। And any other arts there may be of the same description. For example, imitative piping. Rhythm alone without harmony is the means in a dancer's imitations. अब harmony वहाँ ज़ाहिर साउंड्स नहीं होते हैं तो harmony तो नहीं आ रही है, रिदम आ रहा है कि डांसर्स जो हैं वो भी वो कहता है कि रिदम के ऊपर परफॉर्म करते हैं, कि वो रेगुलरली एक स्टेप लिया फिर दोबारा कोई और चीज़ की, फिर वही स्टेप लिया, तो स्टेप्स से जो है एक रिदम उसमें प्रोड्यूस होता है, बेहंगम नहीं होता है, यानी कि उसके अंदर भी एक रिदम चलता है डांसिंग में भी, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। For even he, by the rhythms of his attitudes, may represent men's characters as well as what they do and suffer. तो ये ओपराज जो होते थे वो होते थे, उसमें भी होता था कि साउंड्स के अलावा जो है उनके जो आपको जो डांसिंग्स जो थी, बाज़ ऐसी हैं कि जिसमें झुंझलाहट का आपको आंसर नज़र आ रहा है, बाज़ में आपको जो है वो खुशी नज़र आ रही है, बाज़ में आपको जो है वो सैडनेस नज़र आ रही है। रिदम जो है वो डिफरेंट होते हैं। मसलन एक मूवी जो है बनाई गई मैसेज, तो उसमें भी जो है दिखाया गया कि जब वो मातम का जो एक डांस है वो डिफरेंट है, खुशी के डांस डिफरेंट होंगे, तो डांसर्स की अपनी अपनी जो है वो उनके कपड़े अपैरल जो है उनके जो कॉस्ट्यूम्स होते थे वो डिफरेंट होते थे। किसी ने कोई कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, किसी ने कोई कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, ब्लैक पहना हुआ है मॉर्निंग के लिए, कुछ इलाकों में वाइट होता था, जैसे इंडिया में जो है वो वाइट पहनने का रिवाज था। कोई किसी भी सैड इवेंट पे, जिस तरह से फॉर एग्जांपल डेथ की बात हो रही है, तो वहाँ पे सब सफ़ेद कपड़े पहन के जो है वो जाते थे, वाइट क्लॉथ्स। या अभी भी जो है वो उनका रिवाज यही है कि वाइट ड्रेसेस जो है वो पहने जाते हैं वहाँ पे। या औरतें जो होती थी जिनके हस्बैंड्स जो है पुराने ज़माने में इंडिया में डेथ हो जाती थी, तो वहाँ पे वो लोग जो थे वो उनकी जो विडोज़ होती थी वो वाइट ड्रेसेस जो है वो पहनती थी,
to show कि their husbands have died. तो इसी तरह से आप म्यूज़िक का मैं आपको बता चुका हूँ कि म्यूज़िक के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ. आप जाके एनिया के जो है डिफरेंट सॉन्ग सुनेंगे तो आपको म्यूज़िकल उसकी जो बातें हैं उनका भी आइडिया हो जाएगा कि म्यूज़िक किस तरह से चेंज करता है पूरी आपकी जो है इमोशंस को, किस तरह से डील करता है उसके साथ. Next paragraph, there is further an art which imitates by language alone, which without harmony in prose or in verse, if in verse, either in someone or in plurality of meters, some one or in plurality of meters. वो कहता है कि एक आर्ट ऐसा है जो कि लैंग्वेज से इमिटेट करता है. ज़ाहिर लिटरेचर की बात हो रही है, या तो प्रोज में या वर्स में. अगर वर्स में करता है तो फिर वो कहता है कि या एक मीटर में बात करता है या फिर प्लूरैलिटी ऑफ मीटर्स. कहीं पे कोई मीटर यूज़ हो रहा है, कहीं पे कोई मीटर यूज़ हो रहा है. ये डिफरेंट राइटिंग टेक्निक्स थी जिसमें आयामिक पेंटामीटर आ जाता है और मुख्तलिफ जो है उसके मीटर्स थे. तो या मुख्तलिफ स्टाइल्स ऑफ राइटिंग पोइट्री. बाज़ में जिस तरह कोई ऐसी जो है आपको पोइम्स मिलेंगी कि जिसमें 3 लाइंस का जो है एक स्टैंजा है. जिस तरह से अगर आप पढ़ें डिवाइन कॉमेडी, तो उसमें जो है डिवाइन कॉमेडी में 3 लाइंस की जो है एक स्टैंजा जो है वो आपको दिया गया है. दांते की जो है डिवाइन कॉमेडी, यू कैन गो एंड रीड इट. बाकी कुछ जगहों पे 4 लाइंस का स्टैंजा है, कुछ में 5 लाइंस का स्टैंजा है. जिस तरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो 5 लाइंस का भी करता है, 6 लाइंस के भी स्टैंजाज हैं. तो ये स्टैंजाज की जो ये वर्ड्सवर्थ ने जिस तरह से लिखा, तो या 2 लाइंस की जो है हेरोइक कॉपलेट जिसे कहते हैं. तो मुख्तलिफ स्टाइल्स ऑफ राइटिंग पोइट्री थे. This form of imitation is to this day without a name. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका कोई नाम नहीं है. वो कहता है आज तक we have no common name for a, इसको माइम भी पढ़ते हैं और मीम भी पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशंस हैं इसकी. we have no common name for a mime of Sophocles, of Sophron or Xenarchus and a Socratic conversation. वो कहता है कि हमारे पास कोई नाम नहीं है अभी तक इनका, कि अगर सुकरात ने जो है किस तरह से लिखा था, डायलॉग्स की फॉर्म में लिखी थी चीज़ें, कि 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं और उसी से आप जो है विजडम जो है या नॉलेज जो है आपको उस तरह से मिल रहा है. मसलन मैं आपको बता चुका हूँ पिछले उसमें भी कि कोई कहता है कि आपकी मसलन को कहता है खुदाओं को क्या जो है खुदाओं को हर अच्छी चीज़ पसंद होती है. ये सुकरात से किसी ने कहा, तो उसने कहा ये कहा जा सकता है कि जो चीज़ खुदाओं को पसंद होती है वो कहते हैं कि वो अच्छी है. तो डिफरेंट वेज ऑफ सीइंग द थिंग्स. इसी तरह से आगे चलते हैं आप कि अपार्ट फ्रॉम दैट वो कहता है कि मुख्तलिफ जो है अगर कोई पोइट्री लिखता था, कुछ भी लिखता था, उनका नाम नहीं था तो वो नाम इसलिए बयान नहीं कर रहा. उसके बाद 2 लाइन्स छोड़ के आगे देखें. Though it is the way with people to tag on poets to the name of meter and talk of elegiac poets and epic poets, thinking that they call them poets not by reason of the imitative nature of their work, but by indiscriminately by the reason of the meter they write in. तो कहता है कि उनके जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ बताई गई एपिक पोइट्स की, या जो लोग एलिजीज़ लिखते थे तो उनका वो किस मैनर में लिख रहे थे उसकी वजह से उनको जो है वो डिफ़ाइन किया गया कि किस तरह से उनकी जिस तरह से वो डिफ़ाइन कर रहे हैं, मीडियम कौन से यूज़ कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज को लिखने के लिए, तो उसके बारे में बात कर रहा है. इवन इफ़ अ थ्योरी ऑफ मेडिसिन और फिज़िकल फ़िलासफ़ी be put forth in a metrical form, it is usual to describe the writer in this way. वो कहता है कि एक बंदा जो कि फ़िलासफ़ी, फ़िज़िकल फ़िलासफ़ी को, फ़िज़िक्स को या किसी भी सब्जेक्ट को, साइंस सब्जेक्ट को अगर मीटर की फॉर्म में लिख देता है, राइम स्कीम में लिख देता है या रिदम में ले आता है, तो क्या वो पोइट्री बन जाएगी? तो वो कहता है कि इसको इसी तरह से डिफ़ाइन किया जाता है. होमर एंड एम्पीडोक्लीज however have really nothing in common apart from their meter, so that if one is to be called a poet, the other should be termed as a physicist rather than a poet.
वो कहता है कि दोनों ने एम्पीडोक्लीज एंड होमर जो था सबसे पहला जो पोइट कंसिडर किया जाता है वो होमर था, जिसने इलियड एंड ओडिसी 2 पोएम्स लिखी थी। वो कहता है कि वो और एम्पीडोक्लीज इनके दरमियान में वो कहता है कि सिवाय मीटर के, कि दोनों ने मीटर में लिखा है, दोनों ने पोइट्री की फॉर्म में लिखी है अपनी बुक्स, इनके दरमियान और कुछ भी कॉमन नहीं है। लैंग्वेज जो है उसका स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, स्टाइल ऑफ राइटिंग के अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। एक ने जो है फ़िज़िक्स की बात की है और दूसरे ने लिटरेचर की बात की है, या लिटरेचर लिखा है। चैप्टर नंबर 2, a consideration of the object of imitation, the representation of character as good, bad or average. Paragraph जो start हो रहा है, the object the imitator represents our actions with agents who are necessarily either good men or bad, the diversities of human character being nearly always derivative from the primary distinction, since the line between virtue and vice is one dividing the whole of mankind. अब वो कहता है कि आइदर लोग जो होते हैं वो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। तो पोइट्स का काम क्या है कि वो लोगों को अच्छे और बुरे दिखाता है, या फिर वो कहेगा बाद में बताता है कि एज इट इज़ एज दे आर, जैसे वो हैं वैसे दिखा दे, या उनको बेहतर दिखाए या कमतर दिखाए। It follows therefore that the agents represented must be either above our own level of goodness or beneath it, or just as we are. वो कहता है 3 वेज़ में डिफ़ाइन किया जा सकता है, या तो हमसे बेहतर डिफ़ाइन किया जाएगा, या हमसे कमतर, या फिर जैसे हम हैं वैसे ही। उसके बाद 3-4 लाइन्स छोड़ के आगे देखें। It is clear that each of the above mentioned arts will admit these differences, and that it will become a separate art by representing objects with points of difference. Even in dancing and flute playing and lyre playing, such diversities are possible, and they are also possible in the nameless art that uses language, prose or verse without harmony as it means. वो कहता है डांसिंग में भी आप जो है वो बाज़ लोग जो है मुज़हका खेज़, अब यहाँ पे जो बिलो एवरेज जो लोग बात कर रहा है जिनकी, या लोअर लेवल पे जिन लोगों की बात कर रहा है, वो ये नहीं है कि डिग्रेडिंग फॉर्म में नहीं कर रहा है, उनको कह रहा है मुज़हका खेज़, ऐसे लोग जो कि सीरियस नहीं है। क्योंकि ये बात आगे मैं बयान करूँगा आपको थोड़ा सा मज़ीद पढ़ के। तो कहता है कि उसमें भी एक डांस ऐसा होगा कि जो रॉयल काइंड ऑफ डांस हो रहा है, जिस तरह बॉल्स उनके हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, एक जो है जो कि क्लाउन डांस कर रहा है, तो दोनों में फ़र्क होगा ज़ाहिर है। तो नेमलेस आर्ट में भी वो कहता है कि इसी तरह से चलता है कि डाइवर्सिटीज़ हैं, चेंज होती हैं चीज़ें, कॉमेडीज़, ट्रेजेडीज़ एंड एपिक पोइट्री या व्हाटएवर। Homer's personages, for instance, are better than we are. वो कहता है होमर ने जो अपनी जो कैरेक्टर्स शो किए हैं वो हमारे से बेहतर हैं, आम लोगों से बेहतर हैं। Clearphones are on our level, and those of Hegemon of Phaesos, the first writer of parodies, and Nicomedes, the author of Deliad, are beneath it. वो कहता है कि क्लेफोन के जो है वो हमारे लेवल पे होते हैं, हम जैसे पोर्ट्रेयल यानी कि रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ द सोसाइटी हो सकता है कि एक बंदे ने पोर्ट्रे किया हो कि जैसे दुनिया में मौजूद हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो सुपर ह्यूमन दिखा देते हैं किसी को, लाइक डेमी गॉड्स या सुपर ह्यूमन्स, जो कि आम लोगों से हट के होते हैं, हीरोज़ जिस तरह से बहुत हायर क्लास ऑफ सोसाइटी से होते हैं। वो इसमें आगे बयान करेगा ट्रेजेडी में, ये ट्रेजेडी की डेफिनेशन देते हुए। एंड निकोमेडेस, द ऑथर ऑफ डिलियड, आर बीनीथ इट। तो जो कॉमेडीज़ लिखने वाले थे वो आम लोगों से कमतर लेवल पे आपको मिलेंगे, वो कहता है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए। द मैनर ऑफ इमिटेशन, नैरेटिव और ड्रामेटिक। अब यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है एंटीमोलॉजी, एंटीमोलॉजी नहीं है, ये मिस टाइपिंग है, दैट इज़ एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी ऑफ ड्रामा एंड द ओरिजिन ऑफ ड्रामा। तो एटिमोलॉजी क्या होती है? ओरिजिन किसी भी चीज़ का, जिसने एटिमोलॉजी असल में क्या है? स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, जो कि बिगनिंग से अब तक किस तरह से चेंज हुए, और बिगनिंग में क्या थे और अब क्या थे। तो ओरिजिन किस तरह से हुआ वर्ड्स का, और उनके मीनिंग्स किस तरह से वक्त के साथ जो है चेंज हुए, तो उसको एटिमोलॉजी कहते हैं। एटिमोलॉजी ऑफ ड्रामा, के ड्रामा किस तरह से स्टार्ट हुआ, इस पे बात करने जा रहा है।
اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مینر آف امیٹیشن نیریٹو اور ڈرامیٹک. نیریٹو ہونی چاہیے, امیٹیشن یا ڈرامیٹک ہونی چاہیے, اس پہ بات کر رہے ہیں. A third difference in these arts is in the manner in which each kind of the object is represented. Given both the same means and the same kinds of objects of imitation, one may either speak at one moment in a narrative and at another in an assumed character, as Homer does. اب یہاں پہ ایپک پوئٹری میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی تھی, دا کانسیپٹ آف نریشن. یہ آپ لوگوں کو اگر نہیں پتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. کانسیپٹ آف نریشن ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا کہ کچھ لوگ لکھتے ہیں آئے کے کانسیپٹ پہ کہ آئے جو ہے کس طرح سے, مثلا میں کہانی سنا رہا ہوں اور لوگوں کی کہانی سنا رہا ہوں, میں جو ہے اس میں ایز اے کیریکٹر جو ہے میرے پارٹیسپیشن نہیں ہے. مثلا میں سنا رہا ہوں کہ فلاں 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 بندے تھے اور ان کے ساتھ یہ ہوا. ایک بندہ ایسا ہے کہ جو کہانی سنا رہا ہے مگر وہ کہانی کے بیچ میں موجود بھی ہے. مثلا میں اپنی ہی لائف سے ریلیٹڈ کوئی کہانی سنا رہا ہوں کہ اس میں ایز اے کیریکٹر بھی میں جو ہے انوالو ہوں, یعنی کہ کوئی کیریکٹر جو ہے کسی بھی کہانی کا, ناول کا یا پوئٹری کا, ایپک پوئٹری کا, وہ اپنی ہی کہانی سنا رہا ہو. ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ دو ٹیکنیکس ہیں ڈفرینٹ, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ کیریکٹرز کے ویو پوائنٹ سے اسٹوری بتائی جائے, جس طرح سے ساؤنڈ اینڈ دا فیوری میں جو ہے بائی ولیم فاکنر, تو اس میں جو ہے 4 لوگوں کی نظروں سے, یہ ڈفرینٹ لوگوں کی نظروں سے اسٹوری کو دیکھا جا رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے لیکچر جو ہے, اسٹرکچرلزم ہے, فارملزم ہے, ان کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو ان چیزوں کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا ڈیٹیل سے. تو ہومر جو ہے وہ ایپک پوئٹس جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے لکھتے ہیں, وہ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ایک بندہ اسٹوری سنا رہا ہے, اس کے بعد پھر جو ہے وہ نیریٹر اسے کہیں گے, اور اس کے بعد جو ہے کیریکٹرز جو ہیں ان کی ڈسکشنز بھی ہیں, ان کے ڈائلاگز بھی ہیں, وہ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں, اور نیریٹر جو ہے وہ ساتھ ساتھ کمنٹس کرتا جا رہا ہے. تو یہ مختلف جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں, جو کانسیپٹ آف نیریشن ہے اس کے بارے میں. اگر آپ جاننا چاہیں مزید تو میں اس پہ ایک الگ سے مجھے جو ہے وہ ڈیٹیل سے جو ہے بتانا پڑے گا, آپ کو سمجھانا پڑے گا. اگر آپ پھر بھی جاننا چاہیں تو مجھے بتا دیجیے گا, میں اس پہ ایک لیکچر بنا لوں گا. And may remain the same throughout without any such change. The imitators may represent the whole story dramatically as though they were actually doing the thing described. وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی بارے میں بات کرنے لگ جائیں اور بتائیں کہ وہ کیا کیا کر رہے تھے, جس طرح سے ڈسکرائب کرنا شروع کر دیں اپنی پاسٹ لائف کو, یا اس کے بارے میں جو ڈائلاگس تھے, یا کس ٹائم وہ کیا سوچ رہے تھے, یا بہت سارے اس کے نیریٹو ٹیکنیکس کی بات کر رہے ہیں. چیپٹر نمبر 4. Origin of poetry is in the two natural instincts of imitation and the delight in works of imitation, rhythm and harmony, natural to man, two species of poetry, tragic and comic, evolution of tragedy. چیپٹر جو اسٹارٹ ہو رہا ہے, اس کی سیکنڈ لائن سے آپ دیکھیں گے, imitation is natural to man from childhood. One of his advantages over the lower animals being this, that he is the most imitative creature in the world and learns his earliest lessons by imitation. تو کہتا ہے کہ امیٹیشن جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ کس طرح سے بولنا سیکھتے ہیں, وہ کس طرح سے سیکھتے ہیں دنیا میں زندگی گزارنا, امیٹیشن سے, کاپی کرتے ہیں, جو سنتے ہیں اس کو ویسے ہی پروناؤنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. برڈز میں پیرٹ ہے, وہ اس طرح کرتا ہے, مینا ہوتی ہے وہ جو ہے وہ کاپی کرتی ہے, بولتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بندر جو ہے وہ ایکشنز کی امیٹیشن کرتا ہے, وہ زبان سے تو نہیں بول سکتا ہے وہ الفاظ, مگر مختلف جانور ہیں, ڈاگس بھی کرتے ہیں امیٹیٹ, کیٹس بھی کرتی ہیں, مختلف جانور کرتے ہیں, مگر جو بندر ہے وہ زبان تو نہیں استعمال کر سکتا, مگر وہ حرکات سے اپنے جو باڈی لینگویج ہے اس سے امیٹیٹ ضرور کرتا ہے, کاپی کرتا ہے انسان. The truth of this second point is shown by experience. Though the objects themselves may be painful to see, we delight to view the most realistic representation of them in art. The forms, for example, for the lowest animals and of the dead bodies. وہ کہتا ہے کہ اب امیٹیشن میں ایک بہت امپورٹنٹ بات آ رہی ہے, اور وہ کیا آ رہی ہے کہ چاہے آپ جو چیز ریپرزینٹ کر رہے ہیں آن دا اسٹیج میں بھی, تو وہ بہت پینفل ہو دیکھنے میں, مگر آپ کو اس کو دیکھ کے پلیجر ملتی ہے کہ کتنی ریئلسٹک ریپرزنٹیشن کی ہے اس چیز کی. تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ سٹوری جو ہے یہ
स्टोरी है, दिस इज़ नॉट समथिंग रियल, मगर कहीं ना कहीं जो है आपके इमोशंस भी वहाँ पे स्टिल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो भी आप चीज़ देख रहे होते हैं उसमें। वो आगे पढ़ेंगे कि उसका इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर की बात जब आएगी। The explanation is to be found in a further fact to be learning something in greatest of pleasures, not only to the philosopher but also to the rest of mankind, however small their capacity for it. वो कहता है कि लर्निंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और लोग बहुत इंजॉय करते हैं कोई चीज़ जब वो लर्न करते हैं, उनको अच्छा लगता है। चाहे फ़िलासफ़र तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली उसका स्टैंडर्ड जो है उसका लेवल बहुत ऊंचा है, मगर वो कहता है आम लोगों को भी जब कोई नई चीज़ पता लगती है और उनको समझ आ जाती है तो वो फिर प्लेजर उसमें फ़ील करते हैं। बाकी पैराग्राफ ये वाला छोड़ दें, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। Poetry, however, soon broke up in two kinds according to the individual character of the poets. For the graver among them would represent noble actions of those of noble personages, and the meaner sought the actions of the noble, of the ignoble. वो कहता है कि जो उसमें ग्रेवर थे, सीरियस काइंड ऑफ पोइट्स थे, उन्होंने नोबल एक्शंस को रिप्रेजेंट किया, और जो मीनर थे, थोड़े से लोअर लेवल पे थे, उन्होंने इग्नोबल एक्शंस को, जो कि नोबल का ऑपोजिट है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया। तो अब उसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप ये देखें, अब आगे वो बयान करता है, इसको मैं उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। द लेटर क्लास प्रोड्यूस्ड इन्वेक्टिव्स एट फर्स्ट जस्ट एज अदर्स डिड हिम्स एंड पैनजाइरिक्स। वो कहता है कि इसकी पैनजाइरिक्स भी प्रोनाउंसिएशन है और पैनजाइरिक भी प्रोनाउंसिएशन है और पैनजाइरिक। तो वो कहता है कि उसको जिस तरह से, अब वो कहता है कि पहले जो था, जो उसमें उन्होंने रिलीजियस सॉन्ग्स लिखे, जो ग्रेवर थे, सीरियस लोग थे, उन्होंने रिलीजन के बारे में, अब रिलीजन में मजाक नहीं होता, वहाँ पे आप कोई ऐसी बात नहीं करते हैं कि जिसमें आप तंज कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, तो उस चीज़ को उन्होंने फोकस किया। और दूसरा जो था, उन्होंने साथ ही साथ जो है किसी की प्रेज, तारीफ़ करने के, जिस तरह किंग्स की तारीफ़ हो रही है या गॉड्स की तारीफ़ के अंदर जो चीज़ें लिखी जा रही हैं वो हिम्स में आ गई, या किंग्स की तारीफ़ की जा रही है, डेमी गॉड्स की तारीफ़ की जा रही है, तो वो चीज़ जो है वो पैनजाइरिक्स में आ गई। और इन्वेक्टिव्स जो है, क्या किसी का मजाक उड़ाया जाए, किसी को टीज़ किया जाए, किसी पे ऐसा तंज किया जाए कि जो उसे पेन दे, तकलीफ़ दे, और किसी को बहुत ही ज़्यादा हेटफुल रिमार्क्स जो हैं किसी के बारे में दिए जाएँ। तो कहता है स्टार्ट यहाँ से हुआ है इन दोनों का। तो अब गौर करते हैं कि जो स्टेट अफेयर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग जब बात करेंगे साइंस की तो वहाँ पे मजाक नहीं हो रहा है, या लोग अगर बात कर रहे हैं कोई स्टेट अफेयर्स की कि स्टेट को किस तरह से चलाना है, पार्लियामेंट को किस तरह से चलाना है, तो वहाँ पे जोक्स नहीं हो रहे हैं, तो मजाका खेज़ जो चीज़ें हैं वो नहीं लिखी जाएंगी। मगर ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ जो है वो कहता है कि उसमें लोगों का मजाक भी उड़ाया जाता था और वो इन्वेक्टिव्स जो हैं उसकी तरफ वो चले जाते थे। उसके बाद इसी चैप्टर का पूरा चैप्टर बाकी छोड़ दें और आगे आ जाएं फिर कि जो लास्ट पैराग्राफ है इसी चैप्टर का, ट्रेजेडी एडवांस्ड बाय स्लो डिग्रीज, ईच न्यू एलिमेंट दैट शोड इटसेल्फ वाज इन टर्न डेवलप्ड, हैविंग पास्ड थ्रू मैनी चेंजेस इट फाउंड इट्स फॉर्म एंड देयर इट स्टॉप्ड. A cyclist increased the actors to two, Sophocles added the third actor and scenery. Tragedy gained magnitude and its meter changed from trochee to iambic. वो कहता है कि यहाँ पे जो है उन्होंने ट्रेजेडी को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया। स्टार्टिंग में अगर एक कैरेक्टर है तो फिर दो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए, फिर तीन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए, और उसके बाद जो है उसके मीटर जो हैं, उसकी जो लिखने के स्टाइल्स थे, पोइट्री को जो लिखने के स्टाइल थे वो भी चेंज हो गए। आम्बिक पेंटामीटर जो है, इसको किस तरह से है कि सिलेबल बेस्ड जो है उसकी रिदम है, कि रिदम होता है मीटर के अंदर कि उसका पहला सिलेबल जो है 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा एक लाइन को, और उसमें पहला सिलेबल जो है अनस्ट्रेस्ड होगा, फिर स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। तो ये प्रॉपर एक रिदम बन जाएगा इस पॉइंट पे कि सिलेबल बेस्ड रिदम है। मे बी आपको सुनने में पता ना लगे, मगर जो लैंग्वेज के सिलेबल्स हैं उनके ऊपर जो है ये बेस करेगा। किस तरह से होता है कि मसलन एक वर्ड है, उसका सिलेबल बेस्ड रिदम क्या है कि आप सिलेबल को कब प्रोनाउंस कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं, स्ट्रेस बेस्ड है ये। मसलन एक वर्ड है OBJECT, ऑब्जेक्ट, तो एक तो ये है कि चीज़ की सेंस में जो आप यूज़ करेंगे कि कोई
चीज़ हो गई, थिंग, एनीथिंग, तो कहेंगे ऑब्जेक्ट। और जब आप कोर्ट में से यूज़ करते हैं तो आप क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो आप ज पे स्ट्रेस दे रहे हैं, तो पहला सिलेबल जो है उसका अब वो स्ट्रेस्ड नहीं है, सेकंड स्ट्रेस्ड है। तो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड के पैटर्न्स हैं। ऑब्जेक्ट, डू यू अंडरस्टैंड? चैप्टर नंबर 5, a comparison of the epic, the tragedy, and the comedy. As for comedy, it is, as has been observed, an imitation of man worse than the average, or of lower type, worse, however, not as regards any and every sort of fault, but only as regards one particular kind, the ridiculous, which is the species of the ugly. तो मज़ाक का खेज़, कॉमेडी ऐसी चीज़ है कि जो मज़ाक का खेज़ है, जो कि वो कहता है कि अगली को किस तरह से यूज़ करता है, वो कहता है बैड की सेंस में, या आगे भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा कि ये नहीं है कि आप उसको बैड उस सेंस में ले जाएं, क्योंकि वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो कहता है कि इस तरह से नहीं है कि उनका आप जो है वो फॉल्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उनका कोई खामी उसमें से निकाल रहे हैं, मगर वो ये है कि मज़ाक का खेज़, जिस तरह से कोई भी चीज़ जो है रिडिकुलस, एक बंदा एक्शंस के परफॉर्म कर रहा है ऐसे। अब स्टेट अफेयर्स में, बड़े लोगों की कहानियों में ये इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं होती। उसके बाद आप आगे देखते हैं, द रिडिकुलस may be defined as a mistake or deformity not productive of harm to others. The mask, for instance, that excites laughter is something ugly and distorted without causing pain. अब masks में क्या होता था, चेहरों पे masks लगा लिए तो वो कहता है कि शक्ल तो चेंज कर दी, डिस्टॉर्ट कर दिया, अगली कर दिया, मगर पेन नहीं हो रहा है उससे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ के उससे नेक्स्ट पे आ जाइए। Epic poetry agrees with tragedy to the extent it is an imitation of serious subject in a grand kind of verse. It differs from it, however, first, in that it is one kind of verse and in narrative form, and in its length, which is due to its action having no fixed time limit of time. वो कहता है कि एपिक पोइट्री में क्या होता है कि एक काइंड ऑफ वर्स हो रही है, कभी दूसरी काइंड ऑफ वर्स यूज़ हो रही है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्सेस आप यूज़ करते हैं, टाइप्स, और साथ ही साथ क्या है कि लिमिटेड टाइम नहीं है, ट्रेजेडी में लिमिटेड टाइम में आपको रहना पड़ेगा। Whereas tragedy endeavors to keep as far as possible within a single circuit of the sun or something near that. वो कहता है कि और दिन में, एक दिन में सूरज जो है वो निकले और ग़रूब हो जाए, तो आपको उसमें जो है वो आपको रहना पड़ेगा, तो इतने टाइम में जो है आपको रहना पड़ेगा, उसके मुताबिक आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी ट्रेजेडी। I say is another point of difference between them, though, as at first the practice in this respect was just the same in tragedies as in epic poems. उसके बाद जो है वो कहता है कि लास्ट टू लाइन्स इसकी देख लें, all the elements of an epic are included in tragedy, but those of tragedy are not all of them to be found in the epic. तो कहता है कि ट्रेजेडी में तो एपिक की चीज़ें फॉलो की जा सकती हैं, जैसे कैरेक्टर्स के डायलॉग्स हैं या उसकी जो फॉर्म ऑफ राइटिंग है, मगर जो है उसकी जो तमाम चीज़ें जो है वो एपिक में, ट्रेजेडी की तमाम चीज़ें तो एपिक में होंगी, मगर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि वो कहता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एपिक आर इंक्लूडेड इन ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में एपिक की जितनी भी चीज़ें हैं वो इंक्लूड कर दी जाएंगी, बट ऑफ दोज ऑफ ट्रेजेडी आर नॉट ऑल ऑफ देम इंक्लूडेड इन द एपिक। तो कहता है कि जिस तरह स्टेज परफॉर्मेंस हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो एपिक में नहीं जाएगी, तो वो एपिक के अंदर तमाम ट्रेजेडी के एलिमेंट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस या इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये आगे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको मज़ीद क्लियर होती जाएगी। अब चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगा। विद दिस, अल्लाह हाफ़िज़।